नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। सात रंग न्यूज के विशेष कार्यक्रम दुनिया जहान में आपका स्वागत है। आज हफ्ते भर का एक जायज़ा लेते हुए जब अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हम नज़र डाल रहे हैं तो एक खबर जो न सिर्फ दक्षिण एशिया या जो एशिया में उनके लोगों के दिमाग पर छाई हुई है, बल्कि पूरी दुनिया जो देखकर एक तरह से कहा जा सकता है कि अचंभित है, वो है अफ़गानिस्तान में जो घटनाएं हो रही हैं। जिस तेज़ी से वहाँ तालिबान ने अपना कब्जा बढ़ाया है और देखते देखते दिनों की गिनती में उसने एक के बाद दूसरी प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की है। उसे देखकर खुद अमेरिका के जो सुरक्षा एक्सपर्ट हैं वो भी हैरत में हैं, वो भी आश्चर्य में है कि आखिर जो उनका जायज़ा था उससे ज़्यादा तालिबान की ताकत कैसे देखने को मिल रही है। खुद अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि तालिबान की जो प्रगति है वो लाइटनिंग स्पीड से है, यानी बिजली जैसे चमकती है उस गति से तालिबान आगे बढ़ रहा है। और अब तो वो गजनी और हेरात जैसे जो स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इम्पॉर्टेंट जगह हैं वो उस पर भी कब्जा जमा चुका है। और अब उसका अगला मुकाम काबुल है, राजधानी काबुल पर तालिबान कब कब्जा करेगा, अब इसको लेकर किसी को शक नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं, बल्कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें कितना वक्त लगेगा। अमेरिका के जो सुरक्षा और वहाँ के जो इंटेलिजेंस खुफिया जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा था पहले कि अमेरिकी फ़ौज के वापस जाने के बाद 3 से 6 महीने कम से कम समय लगेंगे अगर तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया। अब वो कह रहे हैं कि ये काम 30 दिन के अंदर हो सकता है और ये काफ़ी मुमकिन है कि 11 सितंबर 2021 को जब अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों के 20 साल पूरे हों तो उस 20वीं बरसी पर एक बार फिर तालिबान में उसी तालिबान का काबुल पर शासन हो जिसे हटाने के लिए अमेरिका ने वहाँ पर हमला किया था और उसके साथ उसने तथाकथित आतंक के खिलाफ युद्ध, वॉर ऑन टेरर की शुरुआत की थी। तो अब ये अंदाज़ा यह लगाया जा रहा है, चर्चा यह है, इस बात की है कि आखिर इसमें हासिल क्या हुआ। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि हमने वहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए, अमेरिका के सैकड़ों सैनिक मारे गए, सैकड़ों सैनिक उनके विकलांग हुए, और अफ़गानिस्तान में तो जो तबाही हुई, जो महिलाओं और बच्चों के ऊपर बमबारी हुई और वहाँ पर जो जान माल का नुकसान हुआ, वो तो उसका तो कोई शायद मेरे ख्याल से कोई भी यथार्थवादी अनुमान नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ नहीं रही हैं कि अनुसंधानकर्ता वहाँ जाएं और उसका एक ठोस आकलन करें। तो अब हालात ये हैं कि अमेरिका राष्ट्रपति बाइडन ये कह रहे हैं कि हमने वहाँ 3 लाख अफ़गान फ़ौजियों को हथियार दिए और उन्हें ट्रेनिंग दी, तो अब ये उनका काम है कि वो अपने देश को संभालें। बात बिल्कुल ठीक है, हर देश को वहीं के लोगों को संभालना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अमेरिका की जो इतनी बड़ी ताकत, जो दुनिया की वो महाशक्ति, और आज भी कहा जाता है कि सैनिक महाशक्ति के तौर पर तो उसका कोई मुकाबला नहीं, उस ताकत का आखिर क्या हुआ, उससे क्या हासिल हुआ। तो अनेक मीडिया, जो पश्चिम का मीडिया है, उन्होंने जो कुछ अफ़गानिस्तान में हो रहा है उसे साइगोन मोमेंट नाम दिया है। साइगोन वियतनाम की राजधानी था और हम लोग वियतनाम के युद्ध के इतिहास से जो भी वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि किस तरह वियतनाम एक छोटा सा गरीब देश जब वहाँ पर एक लंबी लड़ाई अमेरिका के साथ चली तो भारी तबाही और
अमेरिकी तमाम जो आरोप हैं कि अमेरिकी सेना ने वहाँ युद्ध अपराध किए, उन सब के बावजूद आखिरकार वियतनाम की जनता ने तालिबान को वियतनाम की जनता ने अमेरिकी फ़ौज को वियतनाम से वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया था और साइगोन पर अंततः जो वियतनाम के वहाँ के अपने लोग थे उनका नियंत्रण हो गया था। तो कुछ वो जो एक हार थी वो अमेरिका को आज भी चुभती है। इतनी बड़ी ताकत होने के बावजूद एक छोटे से देश के लोगों ने अपने बहुत ही उनके पास पारंपरिक हथियार थे, उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन उनके पास एक मकसद था और एक उनके पास संकल्प था जिसके जरिए उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति को हरा दिया था। उसके बाद अमेरिका की लगभग वैसी ही हार अफ़गानिस्तान में देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ से उनको भागने को मजबूर नहीं किया है तालिबान ने, लेकिन जो हुआ यह है कि जिस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अमेरिका वहाँ आया था उसे वो नहीं कर पाया। उसकी ताकत इतनी बनी हुई थी, उसकी वहाँ के जनता में इतनी समर्थन बना हुआ था कि जैसे ही उसने अभियान शुरू किया तो जैसा कि अमेरिकी मीडिया ने कहा है कि वो लाइटनिंग स्पीड से, बिजली चमकने की स्पीड से वो आगे बढ़ता जा रहा है। अब होगा क्या, सवाल यह है। तालिबान का वहाँ आना एक बहुत बड़ी चुनौती है, सबके लिए चुनौती है, भारत के लिए चुनौती है, चीन के लिए चुनौती है। जो मध्य एशियाई देश हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस, उनके लिए चुनौती है, ईरान के लिए चुनौती है। और अब तो वो पाकिस्तान के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से अपने आर्थिक हितों को चीन के साथ जोड़ा है और वहाँ पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, अफ़गानिस्तान की अस्थिरता और वहाँ एक बार फिर से अगर इस्लामिक टेररिज्म का दौर पहले की तरह आता है, जहाँ पर जो इस्लामिक जो चरमपंथी हैं उनको पनाह मिलती है, तो पाकिस्तान में जो वो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भारी खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये सभी देश अपने अपने ढंग से वहाँ की स्थिति को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान के साथ भी उन्होंने संपर्क बना रखा है, लेकिन ये हकीकत कि तालिबान वहाँ आएगा इसको लगभग सभी स्वीकार कर चुके हैं। तालिबान के आने के बाद क्या परिस्थितियाँ बनेंगी, क्या चुनौतियाँ आएंगी, ये फ़िलहाल उसका कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन इस बारे में कुछ भी ठोस कहना बहुत मुश्किल है। तो अब हम विषय बदलते हैं और अब हम एक दूसरा जो इस समय दुनिया में चर्चा चल रही है, ख़ासकर आर्थिक क्षेत्र में, हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि इस चर्चा का संबंध दुनिया में किस तरह की शासन व्यवस्था होनी चाहिए, सिस्टम क्या होना चाहिए, या जो सिस्टम इस समय मौजूद हैं उसमें कौन सा सिस्टम ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जो अपनी जनता का ख्याल कर सकता है, उस बहस से जुड़ा हुआ है। दो तरह के मॉडल दुनिया में हैं। एक तो वो मॉडल है जो जिसे उदारवादी लोकतंत्र के रूप में प्रचारित किया जाता है, दावा किया जाता है कि वो उदारवादी लोकतंत्र है और वहाँ पर जो निवेश और कारोबार करने की, यानी बाज़ार को पूरी आज़ादी मिली हुई है, उसमें सरकार का कोई इंटरवेंशन, कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरी व्यवस्था जिसे जो पश्चिमी दुनिया है वो ऑथोरिटेरियन यानी तानाशाही कहती है, और वो व्यवस्था जहाँ पर सरकार की ताकत काफ़ी मजबूत है और वो अपनी अर्थव्यवस्था में और पूरी जो पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था है, उसमें उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार निर्णायक हस्तक्षेप रहता है। हम बात चीन की कर रहे हैं और चीन जैसे उन सिस्टम्स की कर रहे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट लेड, गवर्नमेंट प्लान्ड, पब्लिक सेक्टर के रोल के साथ में डेवलपमेंट का मॉडल अपनाया जाता है। चीन में पिछले कुछ समय से जो वहाँ के कैपिटलिस्ट सेक्टर है, ख़ासकर जो फाइनेंशियल कैपिटलिस्ट सेक्टर है और हाई टेक सेक्टर है, उस पर जो कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ
वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले ये लगा था, पहले ये बात कही गई थी जब अलीबाबा पर पिछले साल उनके IPO इनिशियल पब्लिक ऑफ़र जो होता है, यानी शेयर मार्केट में लाने की जो उनकी पहल थी उसको रोक दी गई थी। तब ये उसे इस रूप में देखा गया था कि अलीबाबा के जो मालिक हैं अरबपति जैक मा, उन्होंने चीन सरकार की आलोचना की थी, तो ये उसकी वजह से ये एक्शन लिया गया है। लेकिन उसके बाद न सिर्फ अलीबाबा बल्कि जो हाई टेक की दुनिया में चीन की मशहूर कंपनियां हैं, टेंसेंट और तमाम इस तरह की जो कंपनियां, डीडी, इनके ऊपर वो एक्शन का सिलसिला चलता जा रहा है। अभी पिछले हफ्तों में ये खबर आई थी कि वहाँ पर जो प्राइवेट ट्यूशन है और जो कोचिंग का बिजनेस है उस पर रोक लगा दी गई है, और जो कंपनियां ये बिजनेस करती हैं उन्हें कहा गया है कि वो अपने को नॉन प्रॉफिट घोषित करें। उसके बाद जो म्यूजिक इंडस्ट्री है, जहाँ पर जो उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर टेंसेंट कंपनी ने 80% अपना नियंत्रण कर रखा था, उससे कहा गया कि आप इसको फ्री कीजिए, सबको मुफ्त में जो ये चीज़ें देखने का अधिकार होना चाहिए। अब उसके बाद और आगे बढ़ते हुए जो फिनटेक सेक्टर की कंपनियां हैं, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से संबंधित कंपनियां हैं, उनको समय दिया गया है कि आप अपने जो मोनोपोलिस्टिक जो एक अधिकार कायम करने की आपकी जो टेंडेंसी है, आप उसे ख़त्म कीजिए। और उसके साथ साथ जो ऑनलाइन इंश्योरेंस, जो बीमा की कंपनियां जो बहुत वहाँ काफ़ी फल फूल गई थी पिछले कुछ सालों में, और जैसा कि अब चीन सरकार ने कहा है कि ये कंपनियां लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी, ये उनको मिसगाइड कर रही थी, गुमराह कर रही थी और हाई प्रीमियम वसूल कर रही थी। वो जो सर्विसेज एक उपभोक्ता को दी जानी चाहिए वो नहीं दे रही थी। वो जो ऑफलाइन सर्विसेज उनको देना चाहिए, बहुत से लोग जो ऑनलाइन यूज नहीं कर पाते हैं, वो नहीं दे रही थी। तो अब उनके ऊपर चाबुक चला है। उनके ऊपर जो वहाँ का रेगुलेटरी बॉडी है उसने अपने नियम बताए हैं कि आपको अगर कारोबार करना है तो इस ढंग से करना पड़ेगा। इन घटनाओं से जो पूरी दुनिया भर के शेयर मार्केट में, जहाँ ये चीन की कंपनियों ने अपने को रजिस्टर कर रखा था, इनके भाव में भारी गिरावट आई है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर इनका जो वैल्यूएशन है वो कम हो गया है। और चूँकि इन कंपनियों में बहुत से दुनिया भर के दूसरे इन्वेस्टर्स ने भी अपना पैसा लगा रखा था, तो जो नुकसान हुआ है वो उन्हें भी झेलना पड़ा है। लेकिन चीन सरकार अपने इरादे पर आगे बढ़ते हुए एक के बाद दूसरे सेक्टर की कंपनियों के ऊपर ये अपनी जो रेगुलेशन है उसको वो लागू कर रही है। अब दुनिया के जो फाइनेंशियल सेक्टर के जो मीडिया है, द इकोनॉमिस्ट है, फाइनेंशियल टाइम्स है, द वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उनके लिए यह समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि चीन में आखिर ये हो क्यों रहा है। और ये दुविधा उनका विश्लेषण है, उनका जो ओपेड है, उस पर जाहिर होता है। एक तरफ वो कहते हैं कि ये चीन सरकार अपने लोगों, अपने उपभोक्ताओं, अपना जो वर्किंग क्लास है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रही है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि इससे वो वैसा काम कर रही है जिससे जो चीन की का जो इन्वेस्टर्स हैं और जो कंपनियां हैं उनकी धार खत्म हो जाएगी, और वो जो इनोवेशन का जो उनके भीतर आविष्कार की जो प्रवृत्ति होती है वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन प्रश्न यह है कि ये सारी बातें जो कही जाती हैं, क्या यह उस नज़रिए को समझते हुए की जाती है जिस नज़रिए के तहत चीन की सरकार ने ये कदम उठाया है, या ये उस नज़रिए से कही जाती है जिससे पश्चिमी दुनिया में जो इन्वेस्टर है उसकी एक तरह की गॉड, भगवान जैसी स्थिति है कि जो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है वही देश का इंटरेस्ट है। और अगर इन्वेस्टर का मुनाफा बढ़ रहा है तो जीडीपी को भी जीडीपी से लेकर तमाम जो धारणाएं बनती हैं कि जो अर्थव्यवस्था और देश सही दिशा में है। ये क्लैश, और ये क्लैश इसी समय जब जो दुनिया में इस व्यवस्था, जो दूसरी व्यवस्था है जिसको कि बोलचाल में हम लोग नियो लिबरल सिस्टम कहते हैं,
वहाँ जो हो रहा है, अगर उससे हम कॉन्ट्रास्ट करें तो ये बात और भी साफ होकर सामने आती है। जो बाइडेन जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने उसके पहले ही जो उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया था उसमें ये कहा था, ये स्वीकार किया था कि अमेरिका में जो हालात बने जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन सके, वो वजह उनका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी पुराना हो चुका है और उससे जो एक ओवरऑल डीजेनरेशन उनमें देखने को मिल रहा था, उसकी वजह से लोगों का जो असंतोष है, लोगों की आमदनी जहाँ ठहरी हुई है, लोगों को एक अच्छी नौकरियाँ के अवसर कम होते गए हैं, इसकी वजह थी कि डोनाल्ड ट्रंप और जो घोर दक्षिणपंथी ताकतें हैं उनके रूप में अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए खतरा पैदा हो गया। तो उन्होंने कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो मैं ट्रांसफॉर्मेटिव ढंग से काम करूंगा और इतना नए इन्वेस्टमेंट के साथ जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन, हेल्थ, चाइल्ड केयर, जो बुजुर्ग लोगों का मेडिकेयर की सुविधाएं, ये सारी चीज़ों को का एक दुरुस्त सिस्टम बनाकर अमेरिका को एक बार फिर से वैसी स्थिति में लाने की कोशिश करूंगा, जो बाइडेन ने कहा था, जिससे कि वहाँ पर जो परिस्थितियाँ जो लोकतंत्र के लिए चुनौती पैदा हुई है उस पर काबू पाया जा सके। आने के बाद उन्होंने कुछ इरादे दिखाए भी और ख़ास करके उन्होंने $2.3 ट्रिलियन का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज घोषित किया था। उसको इसी दिशा में एक पहल माना गया, लेकिन आखिर हुआ क्या है? हुआ यह है कि वो पैकेज पास होने में वो कि कहीं भी करीब नहीं है अभी तक। इस हफ्ते उसके एक छोटे हिस्से को रिपब्लिकन पार्टी के साथ सहमति बनाकर पास कर दिया गया। हालांकि बताया यह गया कि वो $1.2 ट्रिलियन का है, लेकिन एक्चुअल में जो नया खर्च है वो 550 से $560 के ही बीच में है। 550 से 560 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर के आसपास में ही। तो ये सिर्फ हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा, उसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है, उसमें जो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, और न ही वो पैसा आएगा कहाँ से। इसके लिए जो टैक्स बढ़ाने की बात है कि जो धनी लोग हैं, जो काफ़ी धनी हो गए हैं, जिनके सिर्फ पेंडेमिक की महामारी के काल में जो आंकड़े हैं कि लगभग $1.9 ट्रिलियन की उनकी संपत्ति बढ़ गई है, तो उनसे टैक्स लिया जाएगा। लेकिन इस प्रपोजल में वो बात नहीं, तो ये एक बार फिर से वहाँ पर एक राजनीतिक युद्ध का विषय बन गई है। जो डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रोग्रेसिव धड़ा है, बर्नी सैंडर्स और उनके साथी, उन्होंने एक वैकल्पिक इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज का बिल तैयार किया है 3.5 माने $3.5 ट्रिलियन। अब ये बिल पास हो पाएगा संघर्ष में जो फुल डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर है, प्रोग्रेसिव्स और जो जिनको लिबरल कहा जाता है उनके बीच में, और रिपब्लिकन पार्टी तो कतई इसका समर्थन नहीं करेगी। और तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से लेकर सीनेट के बीच में कितने महीनों तक ये संघर्ष चलेगा ये पता नहीं, और तब तक दुनिया कहाँ जाएगी। तो जो कॉन्ट्रास्ट है कि एक सिस्टम जब वो फैसला करता है कि कोई हमारी जनता के भलाई में क्या है और उस पर वो तेज़ी से अमल करते हुए अपनी योजनाओं को लागू करता है, और एक सिस्टम जो प्रक्रियाओं और अलग अलग तरह के जो स्वार्थ हैं, जो इंटरेस्ट हैं, उनके संघर्षों में फंस जाता है, उसके बीच में इफ़ेक्टिव सिस्टम कौन सा है, किस सिस्टम में जनता की बेहतर भलाई हो सकती है, ये बहस आज दुनिया के मंच पर काफ़ी प्रमुखता से खड़ी हो गई है। छोटे छोटे देश हैं, क्यूबा है, जिसने अपने बहुत ही गरीबी और प्रतिबंधों को झेलते हुए भी जो एक हेल्थ केयर का उसने ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे आज वो दूसरे देशों की मदद करता है। ये वो एक मॉडल जहाँ की जो एक पब्लिक सेक्टर और नियोजन के सेक्टर में के साथ में वो खड़ा हुआ है, और उसके पहले सोवियत यूनियन के भीतर देखा गया था। जब सोवियत यूनियन कोलैप्स किया, जब उसका बिखराव हुआ, तो माना गया था कि ये सिस्टम का संघर्ष खत्म हो गया है, उदारवादी लोकतंत्र की
नियोलिबरल अर्थव्यवस्था की अंतिम रूप से जीत हो गई है। लेकिन आज जिस तरह के हालात में दुनिया फंसी हुई है और जो चुनौतियां उसके सामने हैं, उसके बीच में आखिर कैसे कोई देश, कोई व्यवस्था अपनी जनता की भलाई करते हुए एक बेहतर इंटरनेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीय भावना को भी अपना सके, ये जब चुनौती है दुनिया के सामने, तो ये जो सिस्टम्स का कोलैप्स है उस पर सारी दुनिया की ध्यान टिकी हुई है। और दुनिया के जो गंभीर जो चर्चा और विमर्श का जो मीडिया है वहाँ पर उस पर बहस हो रही है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।